आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 13 अगस्त का दिन भर लेकर मैं आ गया हूं। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। टैक्स तो आप भरते ही हैं, लेकिन आपके टैक्स के असेसमेंट का एक नया सिस्टम अब आ रहा है। इसे कहेंगे फेसलेस टैक्स सिस्टम। इस चार्टर में टैक्स पेयर्स के लिए भी नियम हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी। तो ये समझेंगे कि आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका में डेमोक्रेट्स की ओर से वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार बनाई गई हैं, लेकिन कमला हैरिस का स्टैंड कई पॉलिटिकल इश्यूज पर ऐसा है जो भारत की मोदी सरकार को असहज कर सकता है। अमेरिकी चुनाव में जो हो रहा है, भारत के लिए उसके क्या मायने हैं, इस पर बात होगी। और चीन के उस चालाक आदमी की कहानी सुनाएंगे जो इंडिया में रहकर इंडियन पहचान के साथ हवाला रैकेट चला रहा था और करीब 1000 करोड़ रुपए की अजीबोगरीब धांधली के केस में वो गिरफ्तार हुआ है। ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है। और आखिर में बात करेंगे दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक दिल्ली की, जहां हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में ही दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली कई गाड़ियों की शक्ल और इंजन दोनों बदल जाएंगे। एक नया प्लान है केजरीवाल सरकार का, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। राजस्थान में कल से विधानसभा सत्र शुरू होगा। इससे पहले आज जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सचिन पायलट मौजूद हैं। उनके गुट के दो बड़े चेहरों भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को उनके पद पर बहाल कर दिया गया है। बीजेपी राजस्थान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी की आज हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। जिन लोगों ने लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समय सीमा से पहले BS4 वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। संजीव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के ADJ कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। पत्रकार N राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने अदालत की अवमानना कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका आज वापस ले ली है। देश में पिछले 24 घंटों में पहली बार कोरोना संक्रमण के 67,000 नए मामले सामने आए। वहीं सबसे ज्यादा 56,383 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। भारत सरकार द्वारा कई देशों के साथ मिलकर बनाए गए एयर बबल में मालदीव्स को शामिल कर लिया गया है। इस एयर बबल के तहत एक नियमित रूट से कुछ देशों से ही फ्लाइट को मंजूरी दी जाती है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें 19 अगस्त से बेंगलुरु में स्थित साई सेंटर में अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लाउरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। फेसलेस, फेयर एंड फियरलेस, यानी बिना चेहरे का, निष्पक्ष और निर्भीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शब्द आज कहे। अंदाज़ा लगाइए किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपनी सरकार की एक नई स्कीम के लिए। तो आप जो इनकम टैक्स भरते हैं उसके असेसमेंट का एक नया तरीका, एक नया सिस्टम आज प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 सितंबर से ये सिस्टम वजूद में होगा हर टैक्स पेयर के लिए। 25 सितंबर इसलिए क्योंकि उस दिन जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात होती है हमारे नेताओं की, सभी पार्टियों के नेताओं की, कि वो अपनी योजनाओं के साथ अपने विचार के नायकों को भी नत्थी करते हुए चलते हैं, है ना। नेहरू गांधी परिवार के नाम पे कितनी योजनाएं चलती हैं। खैर, इस पर बात कभी और करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने का। लेकिन आज हम इस टैक्स सिस्टम को समझेंगे। ये साफ समझ लीजिए कि ये टैक्स स्लैब का कोई नया सिस्टम नहीं है, कोई नई छूट आपको नहीं मिल रही है, ये उसके असेसमेंट के तरीके में बदलाव है। तो इसका क्या मतलब होगा आपके लिए? हमारे साथी ऋतुराज ने ये पूछा आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी से।
पहली चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि ये इनकम टैक्स से रिलेटेड स्कीम है। इससे हम ये कंफ्यूज ना करें कि इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी या कस्टम एक्साइज से कस्टम से रिलेटेड स्कीम है। पूरी तरह इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी हुई स्कीम है। आम आदमी को के संदर्भ में भारत के इनकम टैक्स ढांचे को समझना जरूरी है, ताकि हम इन घोषणाओं के वास्तविक मतलब समझ सकें। और इसके लिए कुछ आंकड़े पकड़ना या आंकड़े जानना जरूरी है। 2019 में इकोनॉमिक सर्वे ने हमें बताया कि भारत का टोटल इनकम टैक्स यूनिवर्स है, पूरा भारत के इनकम टैक्स का पूरा जो संसार है वो कितना बड़ा है। हर साल 2019 में करीब 34.1 लाख करोड़ रुपए की इनकम डिक्लेयर हुई थी। फिर समझिएगा, इतनी लाख करोड़ की इनकम लोगों ने डिक्लेयर की थी, अपनी कमाई डिक्लेयर की थी। इसमें से 20 लाख करोड़ की इनकम सैलरीड की है, यानी वेतन देने वाले लोगों की है, जो आमतौर पर अधिकांशतः टीडीएस के तहत आते हैं, टैक्स डिडक्शन सोर्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि उनका टैक्स उनकी कंपनी शुरुआत में ही काट लेती है। अगर वो बैंक में अपना पैसा रखते हैं और उस पर उनको ब्याज मिलता है तो बैंक उसका टैक्स काट लेता है। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन वो पैन के हिसाब से करते हैं, वहां पर उसके हिसाब से उनसे टीडीएस लगा लिया जाता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो सैलरी टैक्स पेयर्स का है जो 20 लाख करोड़ की इनकम डिक्लेयर करते हैं, उन्हें उनके आमतौर पर कोई डिस्प्यूट नहीं होते, उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होते। तो आप मान के चलिए कि जो सबसे बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के तहत आता है, जिसके नाम पर हम इसे आम लोगों के लिए बड़ी स्कीम मानते हैं, ये हमें समझना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो करीब 9.3 लाख करोड़ रुपए की इनकम है, जो कारोबारी डिक्लेयर करते हैं, जो बिजनेस इनकम डिक्लेयर करते हैं। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो ये जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन या फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील की जो पूरी स्कीम है, ये 9.3 लाख करोड़ की जो इनकम डिक्लेयर होती है कारोबारों के जरिए, उनके ऊपर शायद लागू होगी, क्योंकि वही विवाद में फंसते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि इनके कई तरीके के कारोबार होते हैं, वो अपने असेसमेंट करते हैं, जिन असेसमेंट में डिस्प्यूट होते हैं। इसके अलावा करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए की इनकम डिक्लेयर होती है ब्याज से, जो आपको अलग अलग चीजों पर मिलता है, जो आप बैंक में पैसा रखते हैं। इसमें दोनों लोग शामिल हैं, पर इसमें छोटे टैक्स पेयर या सैलरी टैक्स पेयर्स का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो सेविंग्स बैंक्स में, एफडी में तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में सेविंग करते हैं। और इनकम का आखिरी हिस्सा जो डिक्लेयर होता है, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, वो करीब 37,448 करोड़ रुपए का है, जो हाउसिंग प्रॉपर्टी से इनकम डिक्लेयर की जाती है। यहाँ एक बड़ा झोल है, बड़ा गैप है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो फेसलेस ट्रांजैक्शन का या फेसलेस असेसमेंट का फायदा है, वो आमतौर पर उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में करते हैं। एक आंकड़ा मैं और बता दूं तो बात पूरी हो जाएगी, जिससे कि लोगों को पूरा संदर्भ समझ में आ जाए। भारत में हर साल करीब 5.78 करोड़ रिटर्न फाइलर्स हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं। ये समझना जरूरी है कि सारे रिटर्न फाइलर्स टैक्स पेयर नहीं होते। बहुत सारे लोग जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि रिटर्न फाइल करने से उन्हें बहुत सारे दस्तावेजों को तैयार करने में मदद मिलती है। उनमें से 1.46 करोड़ 1.46 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स पे करते हैं। एक्चुअली 5,000 रुपए से लेके और करोड़ रुपए तक के जो टैक्स पे करते हैं। 46 लाख के आसपास ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी आय 10 लाख से ज्यादा है, और 3.16 लाख ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। तो अगर किसी तरीके के डिस्प्यूट होते हैं, इनमें भी सैलरीड और बिजनेस अलग अलग हैं, कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उसके दायरे में आने वाले टोटल टैक्स पेयर्स की संख्या 3 से 4 लाख से ज्यादा नहीं है। तो इसे समझना जरूरी है कि टोटल डिक्लेयर्ड इनकम जो भारत में है इनकम टैक्स की, उसमें से करीब 9.3 लाख करोड़ की इनकम डिस्प्यूट के दायरे में हो सकती है, और टोटल टैक्स पेयर्स में से करीब 3 से 3.25 लाख 3.5 लाख लोग हैं जिन्हें इस सिस्टम का फायदा मिलेगा। ये थे इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी। ये जो नया सिस्टम है फेसलेस टैक्स सिस्टम, इस पर ऋतुराज ने अंशुमान तिवारी से लंबी बात की है, जिसमें टैक्स भरने वालों के लिए ढेर सारी ज़रूरी जानकारियां हैं। तो जो हमने आपको सुनाया वो सिर्फ एक टीज़र था। ये पूरी बातचीत आप आज पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, जो हमारा एक और पॉडकास्ट है जिसमें हम हर रोज़ दिन की किसी एक खबर को चुनते हैं और उस पर विस्तार से बात करते हैं। तो आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आप जाइए और वहाँ आपको पॉडकास्ट सेक्शन मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको टैक्स सिस्टम पर ये बातचीत मिल जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना है। तो हमें सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक भारतीय मूल की महिला दुनिया के सबसे ताकतवर देश की वाइस प्रेसिडेंट हो सकती है अगर वो चुनाव जीते तो। लेकिन हर बार कहानी इतनी सीधी नहीं होती है ना। दोनों देशों के बीच के रिश्ते भी आजकल इस बात पे निर्भर करने लगे हैं कि दोनों देशों में रूलिंग पार्टीज़ कौन सी हैं।
तो कमला हैरिस राजनीति में अरसे से हैं और दुनिया के प्रति उनका जो नज़रिया है वो भी बहुत पहले से पब्लिक में है। कई मसलों पर उनकी राय ऐसी है जिनसे नई दिल्ली के सरकारी गलियारों में बैठे लोग असहज महसूस कर सकते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च फेलो हैं कशिश परपियानी। अमेरिका के घरेलू हालात और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वही उनका विषय है। तो मैंने उनसे बात की और पूछा कि कमला हैरिस का नॉमिनेशन भारत के लिहाज से कितना रेलेवेंट है। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंशियल पिक होता है ऐसे यूएस इलेक्शंस में, उसका ज्यादातर महत्व डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए होता है, फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं। तो अगर आप कमला हैरिस का नॉमिनेशन देखें तो जो बाइडेन की स्ट्रैटेजी और रणनीति काफी क्लियर है यहाँ पे। एक तो उन्होंने पहले ही कहा था कि वो एक वुमन को चूज करेंगे एज हिज रनिंग मेट, और फिर बाद में जॉर्ज फ्लॉयड के किलिंग के बाद जो राइट्स हुए, टेंशन तनाव हुए, उसके बाद काफी लोगों ने प्रेशर किया कि अगर आप एक वुमन वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने वाले हैं तो वो शी शुड बी अ वुमन ऑफ कलर, क्योंकि जो बाइडेन के जो इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है उसमें अफ्रीकन अमेरिकन वोट का महत्व बहुत है। तो कमला हैरिस का नॉमिनेशन तो पहले तो उस नजरिए से काफी इम्पोर्टेंट है जो बाइडेन के डोमेस्टिक कैलकुलेशंस में। दूसरी बात यह है कि कमला हैरिस कैलिफोर्निया की हैं, कैलिफोर्निया के सेनेटर हैं और कैलिफोर्निया में वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। तो अब ट्रम्प ने ये जॉर्ज फ्लॉयड के तनाव के बाद लॉ एंड ऑर्डर को बहुत महत्व दिया है और अभी काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है कि ट्रम्प कोई एरियाज में यूएस में काफी फोर्स यूज कर रहे हैं राइट्स और टेंशन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो कमला हैरिस का टिकट पर होना उस नजरिए से भी महत्व है क्योंकि वो उनके पास रियल टाइम लॉ एंड ऑर्डर फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो वो उस बातों पर डिबेट कर पाएंगे। तो कमला हैरिस का नॉमिनेशन एक्चुअली डोमेस्टिक इश्यूज के नजरिए से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ना ही फॉरेन पॉलिसी की तरफ से। ठीक है कशिश, इंडो अमेरिकन वोटर्स को लेकर के थोड़ा सा समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें याद है पिछली बार नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के साथ जब अमेरिका में रैली की थी, हाउडी मोदी, और उसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था कि वहाँ जो इंडियंस रहते हैं उन्हें लुभाने के लिए ट्रम्प ये कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से होती है। तो क्या डेमोक्रेट्स की ओर से कमला हैरिस को इसलिए लाया गया है? देखिए, अभी दोनों साइड पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूएस इंडिया रिलेशन अब बहुत पार्टिजान हो गया है। मोदी जी जब गए थे टेक्सास हाउडी मोदी रैली में, तब उन्होंने कह दिया था वहां पे अब की बार ट्रम्प सरकार। जब ट्रम्प यहाँ आए थे गुजरात में नमस्ते ट्रम्प इवेंट में, तभी उन्होंने भी मोदी की काफी प्रशंसा की। तो ऐसे लग रहा है कि अब रिपब्लिकन और बीजेपी के बीच में ये एक सेटिंग हो चुका है कि हम एक दूसरे को चढ़ाएंगे और जब दूसरे का इलेक्शन होगा तब आपके हम सपोर्ट करेंगे। तो ये पार्टिजान बन चुका है काफी हद तक यूएस इंडिया रिलेशंस। अब जो बाइडेन का महत्व तो काफी रहा है यूएस इंडिया रिलेशंस के हिस्ट्री में। अगर आप एक एग्जांपल देख लें तो 2005 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक बिल पास किया गया था यूएस कांग्रेस में जो बाइडेन ने पास करवाया था, जिसके तहत इंडिया ने पहली बार एक यूएस मेड नेवल शिप को खरीदा था। तो उनका रोल, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है यूएस इंडिया रिलेशंस को लेकर। मगर अब पास्ट 3-4 महीनों में ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेट्स काफी खफा है मोदी गवर्नमेंट से, इंडिया से, सीए को लेकर, कश्मीर को लेकर। तो अब बाइडेन पे काफी प्रेशर है कि वो भी थोड़ा क्रिटिकल हो जाए इंडिया को लेकर। तो अगर याद होगा, कुछ हफ्तों पहले बाइडेन कैंपेन ने अपना एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन रिलीज किया और वो एजेंडा में कश्मीर की बात काफी प्रोमिनेंटली हुई थी। और वो बात हुई थी इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट टॉकिंग अबाउट जो इवेंट्स रोहिंग्या मुस्लिम्स और बर्मा में हुआ और शिनजांग में जो इलीगल मुस्लिम्स के साथ हो रहा है चाइना में। तो काफी लोगों को लगा था कि ये थोड़ा अनफेयर था, काफी लोग उस चीज को लेकर खफा थे। तो अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि 15 अगस्त को जो बाइडेन एक स्पीच देने वाले हैं उनके यूएस इंडिया एजेंडा पर, कि अगर वो जीत कर आते हैं तो वो यूएस इंडिया रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से जी मैं मानूंगा कि कमला हैरिस का नॉमिनेशन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका भी एक इंडियन ओरिजिन है, इंडियन हिस्ट्री है। तो मगर अभी वो देखना बाकी है कि 15 अगस्त को क्या बोलेंगे। कशिश, आपने कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है
उससे जुड़ा जो डिस्कोर्स है उसमें ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी आती नहीं है, वो उन बहसों में हिस्सा नहीं लेता है। लेकिन कमला हैरिस के अतीत के बयान और उनका जो दुनिया के प्रति नज़रिया है उसको भारत सरकार अपने स्तर से तो देख ही रही होगी ना, क्योंकि वो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर को क्रिटिसाइज़ कर चुकी हैं उनकी दिसंबर में यूएस विजिट के दौरान, जब जयशंकर अमेरिकी कांग्रेस वूमन प्रमिला जयपाल से नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने कश्मीर पर इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड को क्रिटिसाइज़ किया था। और कश्मीर पर जब आर्टिकल 370 के समय कमला हैरिस से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था, बीच की बात कही थी, वी आर वॉचिंग। लेकिन ह्यूमन राइट्स को लेकर के वो जिस तरह से बोलती हैं, प्रखर तरीके से बोलती हैं, चीन के वीगर मुसलमानों पे उन्होंने खूब बात की है, इंदिरा गांधी की वो तारीफ़ करती रही हैं। तो मोदी सरकार के लिहाज से, मोदी सरकार से जुड़े लोग उनके नॉमिनेशन को किस तरह से देख रहे होंगे? आई थिंक वो अब देखेगी कि 15 अगस्त को जो बाइडेन कैंपेन क्या कहता है इंडिया यूएस इंडिया रिलेशंस को लेकर, और अब आगे जैसे मुद्दे उठेंगे, जैसे आपको पता होगा कि डिबेट्स यूजुअली होते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में, मगर एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बीच में भी डिबेट होता है, और वो यूजुअली फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के डिबेट में ऐसी इश्यूज डिस्कस होते हैं, जैसे अगर आपकी प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो जाए तो आप रेडी हैं क्या टू लीड ऑन डे 1, तो उसमें फॉरेन पॉलिसी ज्यादा डिस्कस नहीं होगा। आई थिंक फोकस इसी बात पर रहेगा कि बाइडेन किस तरह कश्मीर के इशू को रखते हैं बीच में, और उसका अगर वो यूज करते हैं ट्रम्प को क्रिटिसाइज करने के लिए और ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि उनका जो एजेंडा होगा यूएस इंडिया पर वो तो तब सामने आएगा जब वो अगर जीतेंगे। मगर अभी इलेक्शंस के पहले ज्यादातर अगर इश्यूज जब उछलेंगे वो उछलेंगे इस नजरिए से कि उनका कैसे प्रयोग हो टू अटैक ट्रम्प एंड क्रिटिसाइज द ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी। ये थे ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े कशिश परपियानी। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। दिल्ली में करीब 1000 करोड़ रुपए की अजीबोगरीब धांधली उजागर हुई है। लू सेंग नाम का एक आदमी है, चीन का रहने वाला, और उस पर यह आरोप है कि वो यहाँ खुद को मणिपुर का बता के रह रहा था, भारतीय पहचान के साथ, और एक हवाला रैकेट चला रहा था। चार्ली वो अपना नाम बताता है, 5 कंपनियों में उसकी मोटी हिस्सेदारी है और गुड़गांव से ये गोरख धंधा चल रहा था। तो इनकम टैक्स विभाग को खबर मिली थी कि एक चीनी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, आप ज़रा देखिए इसमें। तो उन्होंने करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें लू सेंग का नाम सामने आया। हालांकि कहा जा रहा है कि ये कहानी जितनी सीधी लग रही है उतनी है नहीं। असल में पूरी कहानी क्या है, हमने पूछा हमारी ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़े अंकित कुमार से, जिन्होंने इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया है। देखिए, इस कहानी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये कि परसों एक खबर आती है आयकर विभाग की तरफ से कि उन्हें एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ये मैं कोट कर रहा हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव सहित कई और जगहों पे छापे मारे हैं। वो छापेमारी कल भी चलती रही और आज भी अभी इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई हो रही है। तो इनकम टैक्स का ये कहना था कि ये पूरी छापेमारी जो थी वो एक ऐसे गिरोह के सिलसिले में थी जो बाहर के देशों से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही थी। फिर जो ऑफ रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन जो सूत्रों के हवाले से इनकम टैक्स आई वो ये आई कि इस पूरे रैकेट के सेंटर में एक इंसान है जिसका नाम इनकम टैक्स के हिसाब से लुओ सैंग था, जो कि चीनी मूल का एक नागरिक था, लेकिन भारत में वो चार्ली पैंग के नाम से जाना जाता है। अब इनकम टैक्स का ये कहना है कि चीनी मूल का आदमी नेपाल के रास्ते कुछ साल पहले भारत आ गया। वो न सिर्फ भारत आ गया बल्कि उसने यहाँ की नागरिकता साबित करने वाली डॉक्यूमेंट बनवा लिए, जिनमें पासपोर्ट शामिल है, पैन कार्ड शामिल है, आधार कार्ड शामिल है। और न सिर्फ ये सब कर लिया बल्कि 2018 से लेके 2020 के बीच में, ये हमारी जांच में सामने आया है, जो हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, उसमें जो चार्ली पैंग है, चार्ली पैंग के नाम से 5 कंपनियां अभी इस देश में चल रही हैं, जिसमें वो डायरेक्टर है, ऑपरेटिंग डायरेक्टर है,
और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी है। तो ये चीज तो हम बहुत कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि एक चार्ली पेंग का नाम का एक शख्स है इस दुनिया में जो अपना इस देश में कम से कम 5 कंपनियां चला रहा है। इनकम टैक्स के हिसाब से ये आदमी दरअसल चाइना का नागरिक लुओ सैंग है, जो कि एक बहुत बड़े हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ये पूरी कहानी का एक पहलू है। ठीक है अंकित, ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि कहानी में कई पेंच हैं, तो वो दूसरा पहलू क्या है इसका? दूसरा पहलू दरअसल आता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से कल ये जानकारी दी गई कि दरअसल जिस शख्स को लेकर के पूछताछ चल रही है, उस शख्स को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था और उस पे ये सारे आरोप लगाए थे कि उसने अपनी नागरिकता साबित करने में फर्जीवाड़ा किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2018 में ही हमारे देश की पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और जो हम जब इस पूरे रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड से मैच कर रहे हैं, जो हमने अभी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के डॉक्यूमेंट से निकाला है, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर 2018 में पकड़ लिया था और पुलिस के पास सारे सबूत थे तो उसे छोड़ क्यों दिया। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर छोड़ भी दिया तो 18 से लेके 20 तक उसने हमारी जानकारी के हिसाब से जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पे 5 अलग अलग कंपनियां स्थापित कर ली, वो बिजनेस करता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। तो 2 साल तक आखिर कैसे वो इतना बड़ा रैकेट अपने आप में चलाता रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी जो बात अभी आ रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से कि ये सीधा सीधा एक छोटे स्केल पे जो हम लोग हवाला सुनते रहते हैं कि हवाला के जरिए पैसा आ गया, ये उस लेवल का खेल नहीं है। दरअसल इसका जो प्रोफाइल है ये चीन में, हाँ एक खास बात ये भी है कि इसने कभी अपने चीनी लिंक को छुपाया नहीं है। हमने उसके सोशल मीडिया पेजेस को भी एक बार खंगाला, उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि वो चीन की किस स्कूल में उसने पढ़ाई की। उसने ये भी लिखा हुआ है कि 2008 में वो चाइना की एक सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी फर्म है बहुत जानी मानी, गैलेक्सी सिक्योरिटीज के नाम से, तो वहां पे ये फंड मैनेजर का काम करता था। तो जो इसका प्रोफाइल है इन्वेस्टमेंट और ब्रोकरेज में फंड मैनेजिंग का, दिल्ली में जो इसने अपनी कंपनी स्थापित की है उसका भी काम ले दे करके बड़ी कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट लाना ही है। अब सबसे बड़ा पेच जो है, जो अभी जांच एजेंसियों के लिए भी है और जो आने वाले टाइम पे बहुत ही मुश्किल भी खड़ा कर सकता है इस जांच के प्रक्रिया में, वो ये कि जब आपके पास पहले से ही एक लेजिटिमेट बिजनेस चैनल होता है पैसा लाने और ले जाने के लिए, तो किसी भी जांच एजेंसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये प्रूफ करना कि वो पैसा जायज काम के लिए खर्च किया गया या नाजायज काम के लिए खर्च किया गया। कानूनी तरीके से पैसा आता है, क्योंकि अगर मेरे पास पहले से ही एक बहुत चलता फिरता बिजनेस है, 5 कंपनियां हैं, विदेशों से भी कारोबार है और मैं इन्वेस्टमेंट और ब्रोकरेज के बिजनेस में हूं, मतलब कि मुझे पैसा लाने और इन्वेस्ट करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में कानूनी और गैर कानूनी पैसे के बीच की लकीर इतनी छोटी होती है और इतनी पतली होती है कि उसे कोर्ट में साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। ये थे हमारी ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम के साथी अंकित कुमार। और अब आखिर में बात दिल्ली के प्रदूषण की। कुछ महीनों में सर्दियां आ जाएंगी और हर साल की तरह दिल्ली के आसमान पर धुंध की चादर छा जाएगी। तो दिल्ली में पॉल्यूशन एक अब नॉर्म हो गया है सर्दियों के समय। तो ऐसे में दिल्ली सरकार अब एक बड़ा एम्बिशियस प्लान लेकर आई है, वो ये कि 1 साल के अंदर 35,000 इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारे जाएंगे और 2024 तक 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर लाया जाएगा ताकि पॉल्यूशन पर कुछ लगाम लगाई जा सके। तो दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाने का प्लान है। हमारे साथी नितिन ठाकुर ने इस खबर को फॉलो किया है और इसके तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे बात की। देखिए कुलदीप, इलेक्ट्रिक वाहनों की ज़रूरत क्यों है ये तो आपने बता दिया। अब बात जो है वो ये है कि 7 अगस्त को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी का नोटिफिकेशन आया था। 8 महीने पहले ये केजरीवाल की कैबिनेट से अप्रूव हो गया था। दिल्ली सरकार को बहुत भरोसा है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे। जानकारी के लिए जोड़ दूं कि पॉलिसी 3 साल तक लागू रहेगी, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। अब कुलदीप, यदि आप मुझसे पूछें कि एक लाइन में बताइए कि इस पॉलिसी का टारगेट क्या है, तो जवाब ये है कि सरकार चाहती है कि 2024 तक जिन नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो उनमें 25% इलेक्ट्रिक हों। कानपुर IIT में एक स्टडी हुई थी, उसकी माने तो दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के धुएं की जो हिस्सेदारी है वो 20 से 25% है।
तो सरकार यदि ऐसा चाहती है या फिर ऐसा करके वो समझ रही है कि पॉल्यूशन की समस्या को एक हद तक दूर कर लेगी, तो मेरा ख्याल है वो ठीक समझ रही है। नितिन, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना प्रदूषण कम हो पाएगा? मतलब क्या ये प्लान है, इससे सरकार प्रदूषण पर काबू पा पाएगी? कितना एफिशिएंट है ये प्लान? इस बारे में हम क्या जानते हैं? कुलदीप, फिलहाल तो देखिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज उतने नहीं हैं कि गिनने के लायक भी हों। हाँ, सरकार ने फैसला लिया है कि वो साल भर में 35,000 वाहन, चाहे वो जिस सेगमेंट के होंगे, सड़क पर उतारेगी। अगले 5 साल में ये आंकड़ा 5 लाख करने की कोशिश होगी। आप और हम भी एनसीआर में रहते हैं कुलदीप, और मुमकिन है कि हमारी और आपकी अगली कार या बाइक इलेक्ट्रिक हों। एक अनुमान लगाया गया है कि ये इलेक्ट्रिक वाहन अपने पूरे जीवन काल में, मतलब जब तक ये लोगों की सेवा में रहेंगे, तब तक 6,000 करोड़ रुपए का तेल और नेचुरल गैस इंपोर्ट तो बचाएंगे ही, साथ में पॉल्यूशन इतना कम करेंगे जितना 1 लाख पेट्रोल कार्स मिलकर अपने पूरे सेवा काल में करती हैं। तो ये तो सीधा हिसाब है प्रदूषण कम करने का। अब मुझे पता है कि अगला सवाल आप ये करेंगे कि भाई मेरे पास अगर ऑप्शन है तो मैं क्यों लूं इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल डीजल कार क्यों नहीं लूं? तो आपकी जिज्ञासा जो है वो जायज़ है। सरकार को भी पता है कि लोगों को ईवीज पर लाना आसान नहीं होने वाला, तो सोचा यह गया कि कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स चलाई जाएं। बैटरी से चलने वाले कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाए। बाइक्स खरीदने वालों को भी बैटरी क्षमता के हिसाब से कीमत में छूट मिलेगी। जो लोग अपना पुराना वाहन देकर नया ईवी खरीदेंगे उन्हें भी 5,000 तक का डिस्काउंट खरीद पर मिलेगा। और कुलदीप, ई ऑटो वालों को 30,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है, और अगर सीएनजी पर चलने वाला पुराना कोई ऑटो वो देकर जाएंगे तो 7,500 की छूट अलग से मिलेगी। ई ऑटोज पर कोई कैपिंग भी नहीं होगी जैसे सीएनजी वाले ऑटो पर है कि शहर में 1 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे। ओला, उबर और खाना पहुंचाने वाली हमारे आपके घर जैसे जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियां हैं, उन्हें इस स्कीम में जोड़ा जाएगा। तो लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2023 तक ऐसे सारे वाहन 50% तक ईवीज से रिप्लेस कर दिए जाएंगे जो हमारे आपके घर खाने लेके आते हैं या फिर हमें कहीं लेकर आते जाते हैं। और अगले 2 साल यानी मार्च 2025 तक पूरी तरह डीजल पेट्रोल वाले वाहन हटा दिए जाएंगे। और इनफैक्ट दिल्ली सरकार की बात करूं तो इसी साल वो इलेक्ट्रिक बसें खरीदने वाली है। तो कुलदीप, मेरा ख्याल है कि जब इतने फायदे होंगे तो कोई भी ईवीज लेने के बारे में सोचेगा तो जरूर। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सोच रहा हूं। ये थे हमारे आज तक रेडियो संवाददाता नितिन ठाकुर। और अब हेडलाइंस एक बार फिर। राजस्थान में कल से विधानसभा सत्र शुरू होगा। इससे पहले आज जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सचिन पायलट मौजूद हैं। उनके गुट के 2 बड़े चेहरों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को उनके पद पर बहाल कर दिया गया है। बीजेपी राजस्थान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी की आज हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। जिन लोगों ने लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समय सीमा से पहले BS4 वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। संजीव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के एडीजे कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। पत्रकार एन राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने अदालत की अवमानना कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका आज वापस ले ली है। देश में पिछले 24 घंटों में पहली बार कोरोना संक्रमण के 67,000 नए मामले सामने आए। वहीं सबसे ज्यादा 56,383 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। भारत सरकार द्वारा कई देशों के साथ मिलकर बनाए गए एयर बबल में मालदीव्स को शामिल कर लिया गया है। इस एयर बबल के तहत एक नियमित रूट से कुछ देशों से ही फ्लाइट को मंजूरी दी जाती है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें 19 अगस्त से बेंगलुरु में स्थित साई सेंटर में अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लाउरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर शाम के न्यूज़ एनालिसिस दिन भर में इतना ही। जो पॉडकास्ट मैंने आपको आज सुनने को कहा वो जाकर ज़रूर सुनिए। आपके काम की चीज़ें हैं उसमें, टैक्स से जुड़ी कोरोना कवरेज भी सुनिए और हमें बताइए कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगे। तो अब चिट्ठी का टाइम है। चिट्ठी आई है रोहित मिश्र की। रोहित साउथ दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने हमें लिखा है कि उन्हें सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं। नितिन ठाकुर, अंजुम शर्मा और कुलदीप सभी बढ़िया काम के लिए बधाई के पात्र हैं। आपका ज्ञान ध्यान पसंद आता है और किस्सा गोई भी। प्रोग्राम का ड्यूरेशन
फिर से बढ़ाने पर विचार करें, क्योंकि 20 मिनट में क्या ही विवेचना हो पाती है। रामदत्त त्रिपाठी के साथ अयोध्या पर बातचीत बहुत सी नई बातें बता गई। जोशी जी वटुकेश्वर दत्त पर कार्यक्रम अच्छे थे, इसके अलावा हेलो डॉक्टर भी बढ़िया है। परवेज़ साहब की इकबाल बानो पर डॉक्यूमेंट्री बेहद पसंद आई। काफ़ी दिन बाद धमाकेदार वापसी। एक शिकायत भी है कि जो शेर सुनाते थे वो ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, उसे फिर से शुरू करें। क्या अंदाज़ है आपका लिखने का। एक सुझाव ये भी दिया है उन्होंने कि थोड़ा एक्सपर्ट्स का लेवल बढ़ाएं। मिनिस्ट्री में ASO और राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर्स एक्सपर्ट तो कहीं से नहीं लगते। हमारे जैसे केवल ऑडियो सुनने वाले लोगों को आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं। शुभकामनाओं के साथ, रोहित मिश्र, साउथ दिल्ली। पढ़ते हुए मुझे यूँ लगा कि काश ये ईमेल ना होता, मेरे हाथ में पोस्ट कार्ड होता तो और आनंद आता। क्योंकि वो चिट्ठियाँ सबसे अच्छी लगती हैं रोहित, जिनमें ईमानदार प्रशंसा हो या ना हो, लेकिन ईमानदार झिड़की ज़रूर हो। तो एक मीठी सी डांट जो आपने पिलाई है। आपके सब सुझावों को हम पूरी गंभीरता से स्वीकार करते हैं। आपको अयोध्या मसले पर रामदत्त त्रिपाठी से नितिन ठाकुर की बातचीत अच्छी लगी, आपको इकबाल बानो पर गज़ल साज अच्छा लगा। उसके 2 और एपिसोड हैं रोहित जी, दोनों इकबाल बानो पर ही आने वाले हैं। आपने कहा कि आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट का ड्यूरेशन हम और बढ़ाएं। इन सब बातों पर मैं यही कहूँगा कि ये सारे फैसले बहुत सोच समझकर, रिस्पॉन्स को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहेंगे और हमें लिखते रहेंगे, तो हमारी जो समझ है कि हमारे बनाए हुए ऑडियो प्रोग्राम्स आप तक किस तरह पहुंच रहे हैं, ये समझ हमारी बेहतर होती रहेगी और उस हिसाब से हम ड्यूरेशन के भी फैसले लेंगे और नए तरह के पॉडकास्ट खबरों के अलावा साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, इन सारे विषयों पर लाते रहेंगे। तो शुक्रिया रोहित जी, आप आगे भी हमें लिखते रहिए, डांट पिलाते रहिए। पता वही है radio@aajtak.com। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दिन भर में कल फिर मिलते हैं।